यार ये जो छुक छुक गाड़ी है मतलब रेलवे, ये है एग्जाम्पल मोनोपोली का। ये तो हम सभी लोगों को स्कूल में पढ़ाया था। पर यार ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, ये डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था। तो आज के इस वीडियो में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसकी कंडीशन को ध्यान से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोपोली। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोपोली के फीचर्स की। पहला जो फीचर है वो है सिंगल सेलर। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा मार्केट फॉर्म है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सेलर है, मतलब उसके अलावा और कोई है ही नहीं। यहां पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने बोला कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब अगर मान लो रेलवे नहीं होती तो क्या तुम मुंबई नहीं जा पाते, क्या तुम दिल्ली नहीं जा पाते? जा पाते ना। कैसे जाते? सर फ्लाइट से चले जाते, सर कार से चले जाते, सर बस से चले जाते। तो फिर मैंने ये क्यों बोला कि यहां पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है? ध्यान से सुनो, मैंने यहां पे बोला कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैंने ये थोड़ी बोला कि सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो क्या फर्क है सब्स्टिट्यूट का और क्लोज सब्स्टिट्यूट का? दोस्तों क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब यहां पे आपको फर्क नहीं पड़ता। आप पर्क खरीदने गए थे, सामने वाले ने बोला पर्क नहीं है, तो तुमने बोला कोई बात नहीं भैया मंच दे दो। पर ऐसा थोड़ी चलेगा कि तुमने बोला कि भैया एक पर्क दे दो, उसने तुम्हें बोला कि पर्क नहीं है सिल्क ले लो। अबे पर्क 5 रुपए की आती है, सिल्क आती है 170 की, ऐसे थोड़ी एक्सचेंज में ले सकते हैं। तो वही बात है दोस्तों यहाँ पे रेलवे के साथ, कि रेलवे की टिकट अगर मैं मेरे वहां से मुंबई की मानूं तो 450 रुपए के आसपास की आती है। पर वही अगर मैं मुंबई की फ्लाइट की टिकट लूं तो 3000 रुपए की आती है। अगर मैं बस की टिकट लूं तो 900 रुपए की आती है। मतलब डबल या 5 गुना फर्क आ जाता है भाव में। तो ये कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट थोड़ी हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। एंड दोस्तों यहां पे जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में एक ही फर्म है। तो तुम फर्म बोलो या इंडस्ट्री बोलो, बात एक ही है। अब यार तुम में से कोई बोले कि यार एक नया बिजनेस आइडिया आया है, सर की बातें सुन के ये समझ में आया कि यहां पे तो एक ही फर्म है, तो मैं भी रेलवे चालू करूंगा क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होगा। तो बताओ क्या तुम लोग रेलवे स्टार्ट कर सकते हो? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा परमिशन नहीं है? अरे चिंता मत करो, मोदी जी है ना गुजरात के, और मैं भी गुजराती हूं, मैं फोन लगा दूंगा, परमिशन तो दिलवा दूंगा। परमिशन की चिंता छोड़ो, वो मेरा काम। अब बताओ परमिशन दिलवा दूं तो भी क्या तुम रेलवे डाल पाओगे? नहीं। क्यों? पैसे चाहिए। क्या मैं परमिशन दिलवा दूं तो अब तुम रेलवे डाल पाओगे? नहीं। क्या चाहिए? पैसा। तो एक काम करो, मोटा भाई है ना अंबानी जी, उनको मैं बोल के पैसा दिलवा देता हूं, उनके पास बहुत है, उनमें से कोई 2-5 लाख करोड़ रुपए तुम्हें दिलवा देता हूं। तो अब परमिशन भी है, पैसा भी है, अब डाल पाओगे रेलवे? नहीं। सर लैंड कहां है? अबे तो क्या पैसे की एफडी कराओगे क्या? पैसे दो और लैंड खरीदो फिर रेलवे डालो। नहीं कर पाओगे दोस्तों। उसके बाद भी भले माना तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, पर तुम जहां की भी लैंड खरीदने जाओगे, अगर वहां पे किसी ने तुमको जमीन बेचने से मना कर दिया तो तुम नहीं डाल पाओगे रेलवे। पर गवर्नमेंट को कोई मना नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के पास राइट है, जो भी लैंड इंडिया में उनको चाहिए वो अपने कामों के लिए यूज कर सकते हैं और तुम्हें फोर्सफुली बाहर कर सकते हैं। तो रेलवे गवर्नमेंट के बस का तो है पर तुम्हारे बस का नहीं है। तो यहां पे है एंट्री बैरियर्स, मतलब यहां पे कोई भी नया पार्टिसिपेंट नहीं आ सकता। एंड दोस्तों यहां के डिमांड कर्व की अगर मैं बात करूं तो डिमांड कर्व तो वही है, एआर कर्व। और हमने रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा था कि मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक, दोनों का एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होता है? फॉलिंग होता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा बेचना है तो यहां की कंडीशन है कि प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो अगर बात करें मोनोपोली के डिमांड कर्व की, तो याद सिर्फ कितना रखना है कि डिमांड कर्व यहां पे होगा एआर कर्व, जो कि है डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड अगर इसकी इलास्टिसिटी की बात करें तो तुम्हें याद आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें एक पॉइंट था नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा, एंड अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कम है तो इलास्टिसिटी कम। अब मोनोपोली में हमने एक पॉइंट पढ़ा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब यहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो उस फैक्टर के हिसाब से अगर सब्स्टिट्यूट कम है तो इलास्टिसिटी कम होनी चाहिए। तो मोनोपोली के डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी कैसी होगी? कम। एंड दोस्तों मोनोपोली में जो फर्म होती है वो होती है प्राइस मेकर। जी हां दोस्तों, क्योंकि मैं यहां पे अकेला हूं, मेरा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो मैं दादागिरी कर सकता हूं। मेरे को जो भाव रखना है मैं वो रखूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता ये भाव रखने से। तो ये है एटीट्यूड एक फर्म जो मोनोपोली में है। तो मोनोपोली के अंदर जो फर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस
मेकर वो खुद से अपनी प्राइस डिसाइड कर सकता है, उसका जब मन करे वो अपनी प्राइस बढ़ा सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक या प्रेशर नहीं है। जैसे कि दोस्तों रेलवे है, तो रेलवे जब चाहे वो टिकट के प्राइस बढ़ा देता है, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं चलता। और तुम रूट के बैठ जाओ कि जाओ मैं नहीं खरीदता, तो रेलवे भी बोलेगी कि तू जा, हम क्यों जाएं, अब तेरे को जा, तू फ्लाइट से जा, तू बस से जा, कर खर्चा डबल, कर खर्चा 5 गुना। फिर आप बोलते हो नहीं रे मजाक कर रहा था, ले रहा हूं ना इंक्रीज प्राइस पे भी, क्योंकि मोनोपोली है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो आपको झुकना पड़ेगा एज अ कंज्यूमर। और यहां पे दादागिरी चलेगी किसकी? फर्म जो मोनोपोली में है। तो दोस्तों हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ी थी एक और चीज, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, और इन तीनों की कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है। तो यही कंडीशन मोनोपोली में भी एग्जिस्ट करेगी। मतलब मोनोपोली में भी जो शॉर्ट पीरियड है, जिसके अंदर ना कोई नई फर्म आ सकती है ना पुरानी फर्म जा सकती है, वहां पे मोनोपोली वाली फर्म सुपर प्रॉफिट भी कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, और कई बार लॉस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि एवरेज कॉस्ट क्या है। यहां पे जो कंडीशंस है वो भी बिल्कुल सेम है। अगर बात करें सुपर प्रॉफिट की, तो टीआर इज ग्रेटर दैन टीसी या एआर इज ग्रेटर दैन एसी। अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रॉफिट की, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब टीआर शुड बी इक्वल टू टीसी एंड एआर शुड बी इक्वल टू एसी। एंड अगर मैं बात करूं लॉस की, तो यहां पे टीआर शुड बी लेस देन टीसी या एआर शुड बी लेस देन एसी। तो यार अब बिना टाइम वेस्ट करे पहले ग्राफ देखते हैं कि तीनों के ग्राफ बनेंगे कैसे। अब इसके पहले कि मैं ग्राफ बनाऊं, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम टीआर और टीसी अप्रोच से नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं एआर और एसी अप्रोच से। और ए मतलब एवरेज, और एवरेज निकालने के लिए पहले प्रोड्यूसर को क्वांटिटी फाइनल करनी पड़ेगी। तो जब तक एक प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी फाइनल नहीं करता, मैं उसका एवरेज नहीं निकाल सकता। एंड एवरेज नहीं निकलेगा तो मैं कैसे बताऊं कि वो सुपर प्रॉफिट कमा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस इनकर कर रहा है? तो यार पहले प्रोड्यूसर को बोलो कि तू डिसाइड कर कितने यूनिट बनाने हैं। अब प्रोड्यूसर यहां पे कितने यूनिट्स बनाएगा? प्रोड्यूसर उतने यूनिट्स बनाएगा जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या है? MR should be equal to MC and MC is rising। तो बिल्कुल सही बात है। तो पहले हम MR is equal to MC and MC is rising, पहले इससे क्वांटिटी फाइनल करेंगे और उस क्वांटिटी पे देखेंगे कि यहां पे AR बड़ा है या AC बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैंने एक ग्राफ बना लिया। तो सबसे पहले तो वही करा, एक MR बनाया डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, उसी के ऊपर AR बनाया, क्योंकि AR MR के थोड़ा सा हमेशा ऊपर होता है और AR जीरो और नेगेटिव नहीं होता। फिर मैंने यहां पे बनाया MC जो यू शेप्ड होता है। अब जहां पे MC और MR इक्वल है वो है मेरी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की? MR शुड बी इक्वल टू MC एंड MC इज राइजिंग। तो ये जो रेड पॉइंट है वहां से मैंने जो क्वांटिटी ली वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब एक बार आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो जाए तो उस क्वांटिटी पे मार्क करो कि आपका AR कितना है, और अगर उस AR से ही आपका AC निकल जाए तो ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें ब्लैक कलर से जो AC बनाया है, मैंने कोशिश करी है, इनफैक्ट कोशिश क्या करी है, मैंने जानबूझ करके उसको AR से पास करवाया ताकि AC और AR जिस क्वांटिटी को मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उस क्वांटिटी पे AR और AC इक्वल हो। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट और लॉस की। तो दोस्तों यहां पे मैंने पहले ग्राफ रेडी कर लिए हैं सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिक लेवल पे। अब बेसिक लेवल का मतलब मैंने सिर्फ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है अभी वो मार्क करी है। तो जहां पे रेड पॉइंट है वहां पे MR इज इक्वल टू MC है और MC राइज कर रहा है। तो यहां पे मेरी सिर्फ क्वांटिटी फिक्स हुई कि एक प्रोड्यूसर कितने यूनिट्स बनाना चाह रहा है। अब अगर मैं बात करूं सुपर प्रॉफिट की, तो सुपर प्रॉफिट की कंडीशन क्या थी? जहां पे आपका AR ग्रेटर है AC से, तो अगर AC इस AR के नीचे से निकले तो यहां पे हो जाएगा ये सुपर प्रॉफिट। तो आओ बनाते हैं सुपर प्रॉफिट की कंडीशन। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो दोस्तों, यहां पे मैंने एक एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया जो यू शेप था, पर मैंने जान करके उसको मेरा वो जो रेड वाला AR पॉइंट था उससे नीचे से निकाला ताकि ये कंडीशन किसकी बन जाए? सुपर प्रॉफिट की, मतलब AR शुड बी ग्रेटर देन AC। एंड अब अगर दोस्तों बात करें लॉस की, तो लॉस की कंडीशन होती है कि कॉस्ट ज्यादा हो और रेवेन्यू कम। तो वो जो AR का पॉइंट है उसके ऊपर से अगर मैं बनाऊंगा एवरेज कॉस्ट कर्व तो ये हो जाएगा लॉस का ग्राफ। चलो बनाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो कि इस डायग्राम में इस बार
एवरेज कॉस्ट ऊपर है और एवरेज रेवेन्यू नीचे है, तो कॉस्ट अगर ज्यादा है रेवेन्यू से तो ये हो गया हमारा लॉस वाला केस। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्ट पीरियड के बाद लॉन्ग पीरियड की। तो लॉन्ग पीरियड इतना बड़ा समय जिसके अंदर नई फर्म आ सकती है, पुरानी फर्म जा सकती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि लॉन्ग पीरियड में कभी भी ना सुपर प्रॉफिट हो सकता है ना लॉस हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज होगी और डिक्रीज, उसके हिसाब से आप एंड ऑफ द डे कमाओगे क्या लॉन्ग रन में, नॉर्मल प्रॉफिट। पर ये तो दोस्तों बात थी परफेक्ट कंपटीशन की। पर अगर मैं बात करूं मोनोपोली की, तो इसका एक इनहेरेंट फीचर है कि यहां पे एंट्री बैरियर्स है, मतलब कोई नई फर्म आ नहीं सकती, कंपटीशन लेवल चेंज हो नहीं सकता। तो लॉन्ग रन में मोनोपोली की फर्म सुपर प्रॉफिट कमा सकती है। पर जब मैं बात कर रहा हूं मोनोपोली की, तो इसका एक इनहेरेंट फीचर है कि यहां पे एंट्री बैरियर है, मतलब लॉन्ग रन में भी यहां पे कोई नई फर्म नहीं आ सकती। तो लॉन्ग रन में भी एक फर्म जो मोनोपोली में है ये सुपर प्रॉफिट कमा सकती है। एंड अगर लॉस इनकर कर रही है तो लॉन्ग रन में कोई लॉस बियर करेगा क्यों, वो बंद करके बाहर चला जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं लॉन्ग रन की, तो यहां पे मोनोपोली की फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, सुपर प्रॉफिट भी कमा सकती है, पर वो लॉस इनकर नहीं करेगी। इसके अलावा एक और फीचर है कि लॉन्ग रन में मोनोपोली वाली फर्म को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यार कंपटीशन तो है नहीं, तो मुझे क्या चिंता मेरी कॉस्ट बढ़ने की। मतलब मैं यहां पे थोड़ी बहुत रिसोर्सेज वेस्ट भी होने दूंगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, कंपटीशन तो है नहीं। मैं अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दूंगा क्योंकि मैंने वेस्टेज करा, और ऑडियंस को, कंज्यूमर को वो हाई प्राइस पे करनी ही पड़ेगी क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मोनोपोली वाली फर्म लॉन्ग रन में ऑप्टिमम प्रोडक्शन करे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब दोस्तों मोनोपोली से रिलेटेड एक और टॉपिक की बात करते हैं जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स। हाँ दोस्तों, अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसी को तो बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब दोस्तों मोनोपोली का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या मतलब है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? तो इसका मतलब है चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसी को तो बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जब आप रेलवे की बात करते हो तो रेलवे में सीनियर सिटीजन से 50% प्राइस चार्ज करा जाता है, मेरे जैसे लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, 100% प्राइस पे करना पड़ता है, मेरे जैसे लोगों को पूरा प्राइस पे करना पड़ता है। अगर आर्मी वाले लोग हैं तो उनसे रेलवे प्राइस चार्ज नहीं करती है। तो अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसी को अपन बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब यार दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि यार रेलवे का एग्जांपल अगर अपन छोड़े और कोई और मोनोपोली की बात करें, तो कोई सेलर ऐसा क्यों करेगा कि अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज करे? तो यार सबसे पहला पॉइंट है अर्न हायर प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, जिस कंज्यूमर मार्केट की कैपेसिटी कम है प्राइस पे करने की, उनसे कम प्राइस चार्ज करा। जो ज्यादा सेंसिटिव है प्राइस के लिए, उनसे कम प्राइस चार्ज करो। और ऐसा मार्केट एरिया जहां पे अमीर लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता प्राइस से, उनसे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस चार्ज कर लो। और जब आप उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। कई बार दोस्तों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसलिए भी करा जाता है क्योंकि आपके पास एक सरप्लस स्टॉक बच गया है, तो उसको खत्म करने के लिए भी आप कुछ मार्केट में कम प्राइस पे भी ये माल निकाल देते हो। वेरी ऑफन दोस्तों फॉरेन मार्केट को अगर कैप्चर करना है तो आप फॉरेन मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस में वेरिएशन लाते हो और फॉरेन का मार्केट भी अपने कब्जे में ले लेते हो। वेरी ऑफन दोस्तों फॉरेन का अगर मार्केट आपको कैप्चर करना है तो आप प्राइस वेरिएशन लेके आते हो और फॉरेन के मार्केट को अट्रैक्ट करके उस पे भी कब्जा कर लेते हो। अब बात करते हैं दोस्तों प्री कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या हमेशा मोनोपोली की फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगी? नहीं, उसके लिए प्री कंडीशंस होनी चाहिए। तो अगर कुछ फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होगी तो ही सेलर अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज कर पाएगा। तो यार पहली कंडीशन क्या है? फर्म का कंट्रोल। मतलब दोस्तों फर्म का कंट्रोल होना चाहिए सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। पूरे मार्केट में उसका दबदबा होना चाहिए। वो जब चाहे तो सप्लाई बढ़ा दे, वो जब चाहे तो सप्लाई कम कर दे। उसके अलावा और कोई मार्केट में सप्लाई को चेंज नहीं कर सकता हो, तब जाके आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपका मार्केट सेगमेंटेड होना चाहिए। मतलब आपका जो बड़ा मार्केट है उसके इंटरनल सब पार्ट्स होने चाहिए। तो मार्केट ए अलग है, मार्केट बी अलग है, तो ऐसे करके मैं दो अलग अलग मार्केट फॉर्म से अलग अलग प्राइस चार्ज करूंगा। अब ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये हो सकता है एरिया वाइज हो कि यार मैं दिल्ली के कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा, मैं मुंबई के कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा। पर मान लो इंदौर है,
भोपाल है, जबलपुर है, गोवा है, मैं इनके कस्टमर से कम प्राइस चार्ज करूंगा। तो आपका जो एक बड़ा मार्केट है उसके अंदर इंटरनल सब पार्ट्स होने चाहिए, और फिर ये जो मार्केट सेगमेंट्स हैं छोटे छोटे, आप उनमें अपना प्राइस वेरिएशन ला सकते हो। एंड दोस्तों, सिर्फ अलग अलग मार्केट सेगमेंट होना जरूरी नहीं है, उन मार्केट सेगमेंट की अलग अलग इलास्टिसिटी होना जरूरी है। मतलब कुछ आपके एरिया ऐसे होने चाहिए जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब वो प्राइस के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ा दूंगा तो वो मना कर देंगे प्रोडक्ट खरीदने से, तो वहां पे मैं प्राइस लोअर साइड पे रखूंगा। और कुछ मार्केट सेगमेंट आपके ऐसे होने चाहिए जहां पे इलास्टिसिटी कम है, मतलब वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, प्राइस बढ़ा भी दूंगा तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फिर भी मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यहां पे मौका देख के चौका मारेंगे, क्योंकि ये लोग प्राइस सेंसिटिव नहीं है तो मैं इनसे हायर प्राइस चार्ज करूंगा। यार वो एक कहावत होती है, माथा देख के तिलक लगाना, यहां पे वही स्ट्रैटेजी यूज हो रही है। एंड लास्ट कंडीशन है दोस्तों, नो स्कोप फॉर रीसेल। मतलब आपके जो दो मार्केट हैं, जो दो मार्केट सेगमेंट है, वो टोटली अनरिलेटेड होने चाहिए। मतलब एक मार्केट का कस्टमर आपसे कम प्राइस में खरीद के दूसरे मार्केट में जाके हायर प्राइस पे बेच दे, ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये दोनों मार्केट टोटली अनरिलेटेड होने चाहिए। मतलब एक मार्केट का कस्टमर दूसरे मार्केट के कस्टमर से ना मिले, उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो रही, वरना आपकी पोल खुल जाएगी। तो यहां पे रीसेल का स्कोप नहीं होना चाहिए, दोनों मार्केट सेगमेंट टोटली अनरिलेटेड होने चाहिए। तो ये थी हमारी कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहला क्या था, फर्म का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, सप्लाई फर्म के कंट्रोल में होनी चाहिए। दूसरा, आपका टोटल मार्केट अलग अलग मार्केट सेगमेंट में डिवाइड होना चाहिए। तीसरा, उन सारे मार्केट सेगमेंट की जो इलास्टिसिटी है उसमें फर्क होना चाहिए, तो वहां पे मौका देख के चौका मारेंगे। जहां पे लोग प्राइस इलास्टिसिटी जिनकी कम है वहां पे अपन ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेंगे। और चौथी कंडीशन कि ये दोनों मार्केट सेगमेंट आपस में अनरिलेटेड होने चाहिए, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू रीसेल अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ मार्केट वेयर यू आर चार्जिंग लेस प्राइस टू अ मार्केट वेयर यू आर चार्जिंग हायर प्राइस। अब दोस्तों बात करते हैं मोनोपोली के इक्विलिब्रियम की। वैसे तो हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में मोनोपोली ऑब्लिक मोनोपोलिस्टिक करके इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था, जहां पे एमआरएमसी इक्वल होता है एंड एमसी इज राइजिंग, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट की, मतलब एक ऐसी मोनोपोली फर्म जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लगा रही है, तो यार उसका इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ट्रिकी है। अब यहां पे तुम्हारे सामने ऑलरेडी एक ग्राफ है, तो यार देखो सिंपल सी बात है, ऐसा मार्केट जहां पे इलास्टिसिटी कम है तो उसका डिमांड कर्व स्टीपर रहेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। और ऐसा मार्केट सेगमेंट जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है उसका डिमांड कर्व थोड़ा सा हायर फ्लैटर होगा, उसका डिमांड कर्व, उसका एआर कर्व थोड़ा सा ज्यादा फ्लैटर होगा। तो बेसिकली यहां पे ग्राफ पे पहला जो मार्केट है उसका जो डिमांड कर्व है वो स्टीपर है, दूसरा जो मार्केट फॉर्म है उसका डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैटर है। तो दोस्तों ये जो मार्केट ए है जिसका मैंने डिमांड कर्व ब्लू से मार्क करा, ये थोड़ा सा स्टीपर है। एंड दोस्तों ये जो मार्केट बी है जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, जो मैंने ग्रीन से मार्क करा, ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लैटर है। एंड दोस्तों अब जब मैं इस मार्केट ए और मार्केट बी को मर्ज कर दूंगा तो यहां पे जो डिमांड कर्व बन रहा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये जो कंबाइंड मार्केट का ग्राफ बना, यहां पे जो आपका एआर कर्व है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्यों? क्योंकि पहला पोर्शन है ब्लू जो मोर फ्लैटर है, क्योंकि यहां पे जो पहला पोर्शन है जो मैंने ब्लू से मार्क करा है वो है मोर स्टीपर, ये है मार्केट ए की देन। और बाद में जो डिमांड कर्व है जो मैंने ग्रीन से बनाया है वो है मोर फ्लैटर, ये है मार्केट बी की देन। तो बेसिकली यहां पे डिमांड कर्व थोड़ा सा एडजस्ट हुआ, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम थोड़ा सा चेंज हो गया। बाकी तो वही है कि आप एमसी बनाओ, जहां पे एमआर और एमसी इक्वल है, वही है अपना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो ये टॉपिक सिर्फ इसलिए कवर करा गया ताकि वो जो एआर कर्व में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ब्रेक है, वो बेंड है, उससे तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। अब यार दोस्तों कई बार अपने को मन में होता है कि यार कोई भी धंधा करो तो मोनोपोली वाला करो। ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है कि हमारी भी इच्छा होगी कि जीवन में हम जब पढ़ लिख के बड़े हो जाए और हम बिजनेस करें तो ऐसा बिजनेस करेंगे बॉस जहां पे मोनोपोली हो, ताकि लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो यार ये मोनोपोली बनती कैसे है? आपके पास कोई आइडिया है? मैं बताता हूं मोनोपोली क्रिएट कैसे होती है, उसका पहला रीजन है। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है यहां पे वो है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर सम रिसोर्स। मतलब हो सकता है किसी फर्म के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर उसने एक पेटेंट करवा लिया। अब पेटेंट करवा लिया तो इस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट तो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास होगा। यार जैसे अगर अपन बात करें बजाज कंपनी की, तो बजाज कंपनी जो इंजन यूज करती है वो है डीटीएसआई टेक्नोलॉजी, मतलब
ड्यूअल स्पार्क टेक्नोलॉजी। तो बजाज की बाइक का हमेशा जो पिकअप है वो ज्यादा होता है। तो बजाज कंपनी की जो बाइक्स है उसका हमेशा जो पिकअप होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाकी सारी फर्म्स। तो अगर कोई नौजवान है जिसको पिकअप वाली बाइक चाहिए तो उसको बजाज के अलावा और कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो बेसिकली ये हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका एक कंट्रोल है तो आपने एक मोनोपोली क्रिएट कर ली। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपका पूरा रिसर्च वर्क करा गया है, आपको भयंकर एक्सपीरियंस हो चुका है, आपका कंट्रोल है उस प्रोडक्ट के ऊपर, कोई दूसरी फर्म अगर ये प्रोडक्ट बनाएगी तो वो बहुत महंगा बनाएगी, पर क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपने इतना टाइम स्पेंड करा हुआ है, तो आपसे सस्ता और कोई नहीं बना सकता। तो अपने आप उस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी मोनोपोली क्रिएट होगी। फिर दोस्तों कई बार गवर्नमेंट हमें कॉपीराइट देती है, पेटेंट देती है, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आपकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली। पर इसके लिए पेटेंट लेना, कॉपीराइट लेना जरूरी है। एंड बात जब चल रही है गवर्नमेंट की, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी कंट्री में बिना गवर्नमेंट परमिशन के आप नहीं बना सकते। एंड अगर गवर्नमेंट सिर्फ एक ही को परमिशन दे तो अपने आप मोनोपोली तो क्रिएट होनी ही है। एंड दोस्तों कई बार क्या हो जाता है, क्योंकि आप बहुत पुराने हो तो आपकी गुडविल इतनी क्रिएट हो चुकी है कि कोई भी कंज्यूमर आपको छोड़ के और कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाह रहा। जैसे दोस्तों अमूल ने इतने सालों से इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग अमूल को अपना यूएसपी बताते हैं। कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वी यूज ओनली अमूल चीज, वी यूज ओनली अमूल बटर। तो ये बेसिकली एक ऐसी गुडविल क्रिएट हुई है कि कंज्यूमर आपको छोड़ के और कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना चाह रहा। तो इससे भी आपकी मोनोपोली क्रिएट होती है। एंड फिर दोस्तों आता है नेचुरल मोनोपोली, मतलब यार कोई नेचुरल फैक्टर की वजह से आपके पास कोई ऐसी चीज है जो और कहीं बनी नहीं रही है, तो इससे भी मोनोपोली क्रिएट होती है। अब यार देखो, सुनने में तो मोनोपोली बहुत अच्छा लगता है, पर इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला, जब भी किसी भी चीज के ऊपर मोनोपोली क्रिएट होगी तो सामने वाला उसका फायदा उठाएगा, दादागिरी करेगा, हायर प्राइस चार्ज करेगा। उसके एंगल से अच्छा होगा, पर मार्केट के एंगल से तो ये खराब बात है। तो ये है पहला डीमेरिट मोनोपोली का। अब जब दोस्तों बात हुई है हायर प्राइस चार्ज करने की, तो जब किसी भी प्रोडक्ट में हायर प्राइस चार्ज करा जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस अपने आप कम हो जाएगा। एंड यहां पे कंज्यूमर के लिए तो सारी चीजें नेगेटिव हो जाएगी, उनकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ ऑप्शन होगा। एंड यहां पे क्योंकि सप्लायर के पास मोनोपोली है तो वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी पेमेंट कम करता है। यार बात वही है, दादागिरी करना, कंज्यूमर से ज्यादा पैसे चार्ज करना और अपने सप्लायर्स को कम प्राइस चार्ज करना, क्योंकि भैया मोनोपोली में हूं, मैं ना इससे दबूंगा ना मैं उससे दबूंगा। एंड दोस्तों और जो डीमेरिट्स हैं इसके, वो है लैक ऑफ प्रोडक्शन। मैं मोनोपोली में हूं पर यार मेरे को इतना काम करना ही नहीं चाहिए मेरे को पूरी इंडिया की सेल्स। अपन खुश है यार कम पैसे में भी, तो मैं आउटपुट कम कर रहा हूं, उसकी वजह से पूरी कंट्री में सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके अलावा जब मैं मोनोपोली में हूं तो मेरे पास बहुत बड़ा फाइनेंशियल पावर है, क्योंकि मैं पूरी कंट्री में अकेला हूं, कोई डर नहीं है किसी कॉम्पिटिटर का। तो यार नया इनोवेट करो ही क्यों, अपने को कोई यहां पे एडजस्ट नहीं कर सकता, अपने को कोई टक्कर नहीं दे सकता, तो काहे को करना इनोवेशन। ये जो अप्रोच है, ये जो एटीट्यूड है, ये भी कंट्री के लिए नुकसानदायी है। तो दोस्तों हमने बात करी मोनोपोली की पूरी डिटेल में, उसके फीचर्स, उसके डिमांड कर्व, उसका इक्विलिब्रियम, उसका सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, और फिर हमने बात करा उसके फायदे और उसके नुकसान। तो इस वीडियो में सिर्फ मोनोपोली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोनोपोलिस्टिक की। तो इस वीडियो को खत्म करने के पहले, तो दोस्तों आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो है मोनोपोली, और मोनोपोली का सबसे बड़ा फीचर है सिंगल सेलर। पूरी कंट्री में, पूरे एरिया में, पूरी इकोनॉमी में इस प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही सप्लायर है, यह है मोनोपोली। यहां पे जो फर्म है वो है प्राइस मेकर, जो प्राइस रखना है मैं रख सकता हूं, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब मुझे किसी भी कॉम्पिटिटर की कोई चिंता नहीं है। यहां पे जो डिमांड कर्व बनेगा वो बनेगा कैसा, डाउनर स्लोपिंग, पर क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो ये होगा लेस इलास्टिक। अगर इक्विलिब्रियम की बात करी जाए तो कंडीशन वही है मेरे दोस्त, MR इज इक्वल टू MC एंड MC इज राइजिंग। शॉर्ट रन में तो दोस्तों एक मोनोपोली वाली फर्म सुपर प्रॉफिट भी कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है और लॉस भी हो सकता है, पर लॉन्ग रन में लॉस नहीं होगा, ये फिक्स्ड है। पर लॉन्ग रन में मोनोपोली सुपर प्रॉफिट भी कमा सकती है क्योंकि एंट्री अलाउड नहीं है, एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है। अब बात करते हैं कि मोनोपोली बनती कैसे है। तो मोनोपोली तब बनती है जब किसी रिसोर्स के ऊपर आपका एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो, या फिर गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ आपको कोई दे रखी है परमिशन, या फिर आपने किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, या फिर गवर्नमेंट ने आपको कोई एक्सक्लूसिव परमिशन दे रखी है, या फिर किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने पेटेंट करा रखा है। तो ये कुछ रीजन थे मोनोपोली क्रिएशन के।
अब अगर बात करें कि मोनोपोली अच्छी है या बुरी, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो मोनोपोली का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट हायर प्राइस चार्ज करना, आउटपुट कम हो जाना, इनोवेशन नहीं होना, और दूसरा कंज्यूमर सरप्लस कम होना। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहां पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।